हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर संविधि क्लासेस। और क्रिमिनल लॉ सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 यानी थेफ्ट। इससे पहले कि हम देखें कि थेफ्ट की परिभाषा क्या है, हम 3 एग्जाम्पल लेंगे और आप लोगों को बताना है कि इसमें किस में थेफ्ट कंप्लीट हुआ है और किस में नहीं हुआ है। देखिए, पहला सिचुएशन लेते हैं। इसमें क्या होता है, ए बी के घर जाता है, ठीक, थेफ्ट कमिट करने के लिए। वहाँ एक लॉकर रखा हुआ है जो काफ़ी हेवी होता है, ठीक। ए इसको उठाकर भागने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाता है। तब तक बी के घर के जो मेंबर्स हैं वो आ जाते हैं और ए पकड़ा जाता है। इस केस में बिल्कुल मूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक। जो प्रॉपर्टी जैसे रखी थी वैसी ही है। अब देखो, दूसरा सिचुएशन लेते हैं, ठीक। ए बी के घर है, जाता है, ठीक, और वही लॉकर है लेकिन इस बार जो है ए सी के साथ जा रहा है, ठीक, अपने साथी के साथ जा रहा है उस लॉकर को उठाने के लिए। अब क्या होता है, इस केस में दोनों इस लॉकर को उठा तो लेते हैं लेकिन जब उसको लेकर भाग रहे होते हैं तब तक जो बी के घर के मेंबर्स हैं वो जग जाते हैं और ये लोग फिर से पकड़े जाते हैं। अब तीसरा केस लिखते हैं। इसमें ए और सी फिर से जाते हैं, ठीक, लॉकर को चोरी करने के लिए। इस बार ये लोग लॉकर को ले जाने में सक्सेसफुल होते हैं, ठीक। अब आप मुझे बताइए, इन तीनों केसेस में किस में कहेंगे कि थेफ्ट कंप्लीट हो गया है और किन में नहीं हुआ है। आप कहेंगे कि पहले में नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि वो लेकर भाग नहीं पाया, पहले अप्रीहेंड कर लिए गए, ठीक। यहाँ पे थेफ्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल सही। तीसरे में आप कहेंगे कि यहाँ प्रॉपर्टी को लेकर भागने में सक्सेसफुल रहे हैं तो यहाँ पे थेफ्ट हो गया है, ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन अब इस दूसरे केस में आप में से मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि दूसरे केस में थेफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 क्लॉज 1 जो है उसके अनुसार यहाँ पे थेफ्ट हो चुका है, ठीक। जो धारा 303 है वो ये कहती है कि मेयर मूवमेंट, धारा 303 है वो ये कहती है कि मेयर मूवमेंट थेफ्ट हो सकता है, ठीक। मान लीजिए आपने इस कलम को ऐसे उठाया और फिर वापस यहीं रख दिया, ठीक, एक मूवमेंट हुई, फिर उसी जगह पे है लेकिन एक मूवमेंट हुआ। ये मूवमेंट केवल आपका बस यहाँ से उठाना, ये थेफ्ट हो जाएगा यदि आप थेफ्ट की जो और इंग्रेडिएंट्स हैं उसको फुलफिल करते हैं तो। अब देखो, आईपीसी में थेफ्ट की जो डेफिनेशन थी वो धारा 378 में दिया था और इसकी जो सज़ा थी वो धारा 379 में दिया हुआ था, ठीक। भारतीय न्याय संहिता में क्या किया गया है, दोनों धाराओं को एक साथ क्लब कर दिया गया है और जो क्लॉज 1 है वो डिफाइन करता है कि थेफ्ट क्या है और जो क्लॉज 2 है इसमें सजा दी गई है थेफ्ट की, ठीक। पनिशमेंट जो है ये दिया है आपको 303 क्लॉज 2 के अंदर, ठीक। अब देख लेते हैं इसका जो डेफिनेशन पार्ट है। जो क्लॉज 1 है वो कहता है whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। मतलब जब कोई whoever, जब कोई किसी पर्सन के कंसेंट के बिना, ठीक, विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, उसके पजेशन से, पजेशन मतलब उसके कब्जे से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति, ठीक, चल संपत्ति, चल संपत्ति को उसके कब्जे से ले जाता है किस इंटेंशन से, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से,
ठीक, तब हम कहेंगे कि थेफ्ट कमिट हुई है। अब डिसऑनेस्ट का मतलब क्या है? ठीक, तो भारतीय न्याय संहिता के डेफिनेशन के हिसाब से डिसऑनेस्ट का मतलब है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। मतलब या तो रॉन्गफुल गेन हो रहा है, किसी को फायदा हो रहा है, या फिर किसी को नुकसान हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि जो चोरी कर रहा है उसी को फायदा हो रहा है। हो सकता है मेरे चोरी करने से किसी तीसरे को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, ये भी हो सकता है, किसी थर्ड मेंबर को, थर्ड पर्सन को प्रॉफिट हो रहा है, या फिर किसी दूसरे को लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इन दोनों केसेस में क्या होगा? कहेंगे थेफ्ट हुआ है। अब देखो थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। जो पहला है वो कहता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी। अभी जो हम बात कर रहे थे, जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको ले जाने का जो इंटेंशन होना चाहिए वो डिसऑनेस्ट होना चाहिए। मतलब या तो रॉन्गफुल गेन हो रहा हो किसी को, या फिर रॉन्गफुल लॉस हो रहा हो। दी प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, मतलब जिस प्रॉपर्टी की चोरी हो रही है वो मूवेबल होना चाहिए, मतलब चल संपत्ति होनी चाहिए। यदि जब तक कोई प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं है तब तक उसकी चोरी नहीं हो सकती है। ठीक, तीसरा कहता है द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। मतलब जो प्रॉपर्टी है ये किसी के पोजेशन से लेना है, किसी के कब्जे से छीनना है। ठीक, चौथा कहता है द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। जिस पर्सन के कब्जे में है उसके कंसेंट के बिना वो प्रॉपर्टी ले जाना है। ठीक, यदि आपने कंसेंट ले लिया है तो वो फिर थेफ्ट नहीं होगा। ठीक, आपने किसी से पूछ के लिया है, उससे कि बिना इजाजत के आपको लेके जाना है। ठीक, पांचवा है देयर मस्ट बी सम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द टेकिंग ऑफ इट। मतलब अभी जो हम मूवमेंट की बात कर रहे थे, ठीक, ये उसकी बात कर रहा है कि देयर मस्ट बी सम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब चोरी करने के लिए, उसको लेके जाने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो मूव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसका मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो फिर थेफ्ट नहीं होगा। अब देखो एक्सप्लेनेशन जो 3 है इसका, ये कहता है कि हम कब कहेंगे कि किसी प्रॉपर्टी को मूव किया गया है, किन तरीकों से कर सकते हैं। पहला कहता है कि एक्चुअल मूविंग, मतलब ये कलम रखा हुआ है, आपने इसको उठाया। ठीक, तो ये क्या होगा? एक्चुअल मूविंग हो गया। बाई सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग। मान लो कोई चीज़ किसी से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई पेड़ है, ठीक, कोई ट्री है, उसको आपने काट दिया, आप क्या कर रहे हैं? तीसरा कहता है बाई रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग। मतलब मान लो कोई जानवर है, ठीक, कोई अपने घर पे कोई एक जानवर रखे हुए है पिंजरे के अंदर, आपने क्या किया? उस पिंजरे को जाकर खोल दिया। ठीक, अब यदि उसमें से जानवर वो बाहर निकलता है पिंजरे से, तो कहा जाए कि ये आपने किया है, ये मूवमेंट जो है ये आपने किया है। तो इस तरीके से भी मूवमेंट किया जा सकता है, इस ऑब्स्टेकल को हटाकर। जो पिंजरा था वो ऑब्स्टेकल था, उसको हटा के आपने मूवमेंट कॉज किया है। ठीक, अब देखिए एक और यहाँ बात आती है, हम लोग पोजीशन की बात कर रहे थे। ठीक, यहाँ एक सवाल आता है, क्या कोई इंसान खुद अपनी प्रॉपर्टी का चोरी कर सकता है? ठीक, क्योंकि यहाँ पोजीशन की बात हो रही है, ऑनरशिप की बात नहीं हो रही है। ठीक, यहाँ ऑनरशिप की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? पोजीशन की बात हो रही है। तो सवाल है क्या कोई, मान लो ए है, ठीक, बी को अपना लैपटॉप देता है कुछ असाइनमेंट करने के लिए। ठीक, उसके कुछ दिन बाद ए बी के घर जाता है, बी वहाँ नहीं होता है। क्या देखता है ए कि उसका लैपटॉप बी के बेड पे पड़ा हुआ है। ए उसको चुपचाप लेकर
आ जाता है, एक बिना बी को बताए, और इस इंटेंशन के साथ कि वो उससे एक नया लैपटॉप मांगेगा, ठीक। तो यहाँ पे थेफ्ट हो गया, ठीक। क्यों? क्योंकि जो लैपटॉप है अभी बी के पोजीशन में था, और ए जो है ऑनर होते हुए भी इसका जो इंटेंशन था वो डिसऑनेस्ट था, तो यहाँ पे थेफ्ट कहलाएगा, ठीक। तो उसी तरीके से एक दूसरा केस आता है, क्या चोर के यहाँ से चोरी हो सकती है क्या? मान लो ए है, किसी प्रॉपर्टी को एक कहीं से लेकर आता है, चोरी करके आता है, ठीक। अब एक बी है, ये क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को बी चोरी कर लेता है, ठीक। अब आप मुझे बताएं, कमेंट में आपको बताना है कि यहाँ पे थेफ्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक। क्यों? क्योंकि जो धारा 303 है वो पोजीशन की बात करता है, ठीक, ऑनरशिप की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, किसके पोजीशन में है, ए के पोजीशन में है। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे धारा 303 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग थेफ्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक। ये आपको बताना है हमें। अब देखिए, इसका जो धारा 303 है इसमें 5 एक्सप्लेनेशन है, ठीक। तो एक्सप्लेनेशन 1 जो है, हम लोग एक्सप्लेनेशन 3 जो है ये यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक, जो मोड ऑफ मूवमेंट बताता है। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट as soon as it is severed from the earth। अर्थ से जैसे ही हटाया जाता है, ठीक। देखो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, ठीक। ये कहता है, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु जब तक पृथ्वी से जुड़ी हुई है, ठीक, तब तक वो उसकी चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे ही उसको अर्थ से अलग कर दिया जाता है, ठीक, वो अब उसकी चोरी हो सकती है, ठीक। इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक मैंगो ट्री है, ठीक। अभी एक मैंगो ट्री है, ये क्या है, अभी अर्थ से जुड़ा हुआ है। अब इसकी कोई कैसे चोरी करेगा, कोई कैसे इसको लेके भाग सकता है, ठीक। उसके लिए क्या करना होगा, पहले इसको काटना होगा, ठीक, इसको अलग करना होगा। मान लो इसको कोई काट देता है, अब क्या होगा, अब इसकी चोरी हो सकती है, ठीक। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है। 2 क्या कहता है, ये कहता है, अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सिवियरेंस में बी अ थेफ्ट। मतलब जिस एक्ट से हम किसी वस्तु को, किसी प्रॉपर्टी को अलग कर रहे हैं, जैसे पिछले एग्जांपल हम क्या कर रहे थे, मैंगो ट्री है, उसको मान लो काट रहे थे, तो काटने से क्या हुआ, वो गिर गया, तो एक मूवमेंट हुआ। वो कहता है सेम एक्ट से जो मूवमेंट होगा उसको भी थेफ्ट कहा जा सकता है, मे बी उसको भी। अब तक हमने देखा और जाना कि थेफ्ट होता क्या है, कब कहेंगे कि थेफ्ट कमिट हो चुका है। अब जान लेते हैं कि थेफ्ट की पनिशमेंट क्या होगी, इसकी सज़ा क्या दी गई है, ठीक। तो जो धारा 303 क्लॉज 2 है, ये पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करता है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग यदि फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंडर है, ठीक, उस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट जो उसके लिए होगा वो 3 साल का होगा, ठीक, 3 साल या 3 साल से कम का होगा, या फिर उसको
केवल फाइन लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही। ठीक, इसके साथ एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के केस में कि यदि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी रकम यदि 5,000 से कम है, उस केस में यदि प्रॉपर्टी की जो रकम है वो अदा कर दी जाए, वापस कर दी जाए, या फिर प्रॉपर्टी को ही वापस कर दी जाए, उस केस में उसको पनिशमेंट के रूप में कम्युनिटी सर्विस मिलेगा। ठीक, अब यहाँ एक बात नोट करना है आप लोगों को कि आईपीसी में कम्युनिटी सर्विस जैसा कोई पनिशमेंट नहीं था, बीएनएस में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक, आगे क्या कहता है क्लॉज 2, यदि ऑफेंडर सेकेंड टाइम है, यदि जो ऑफेंडर है उसका ये सेकेंड टाइम है, उस केस में उसकी जो सज़ा होगी वो मिनिमम 1 साल की होगी। ठीक, मिनिमम 1 साल की सज़ा होगी और मैक्सिमम ये 5 साल तक हो सकता है। और ये जो सज़ा होगी ये सिंपल इम्प्रिजमेंट नहीं होगी, ये रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगा। मतलब आप जेल में जाकर केवल बैठ नहीं सकते हैं, आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक, इसके साथ साथ आपको फाइन भी लगेगा। ठीक,